क्या ईरान भी इस युद्ध को इस समय रोकना चाहेगा? सीज फायर कहेगा तो वो तो पुरानी वाली बात हो गई। بزرگترین پل خاورمیانه است، یعنی بزرگترین پل خاورمیانه بود تا یک ساعت پیش که رژیم‌های جنایتکار آمریکا و اسرائیل این بلا رو سرش بیارن. सर्वाइवल एक तरह से विक्ट्री भी है उसके लिए। It's high time to stop the war that is inflicting immense human suffering and already triggering devastating economic consequences. लार्जर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द रीजन, जब इस तरह की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको बहुत सारे लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या ये वॉर क्राइम्स नहीं है, is critically important. If you're not disciplined and you're not good at the basics, it will have long-term impacts. और इसमें आपको जियो स्ट्रैटेजी, इतिहास, तमाम चीजों की एक इतनी बढ़िया लिंक मिलेगी कि ये हर स्कॉलर को एक डॉक्ट्रिन के तौर पर पढ़ना चाहिए. آره اینجا رو زدن، شرایط خیلی به هم ریخته است، پشت سر هم داره انفجار میشه، آمار شهدا خیلی زیاده. इन सभी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि अगले 2-3 हफ्ते में युद्ध थोड़ी और इंटेंसिटी बढ़ेगी। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है उस युद्ध पर जिसकी वजह से इतनी ज्यादा चुनौतियां बढ़ गई हैं तमाम मुल्कों के लिए, भले ही वो खाड़ी क्षेत्र में हो या उससे हजारों किलोमीटर दूर। और इस युद्ध को कैसे देखा जाए, अमेरिका के अंदर जो उथल पुथल हो रही है उसको कैसे समझा जाए, क्योंकि आज दोपहर की व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कैसे अमेरिका में एक सीरीज ऑफ फायरिंग्स हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को फायर कर दिया, पीट हेग्सेट जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फायर कर दिया, जबकि उनका 1 साल का वक्त और बाकी है। तो ईरान में आगे क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप आखिर कैसे इन हालातों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान हैं एम्बेसडर जावेद अशरफ, जो कि हमारे पूर्व राजदूत रह चुके हैं, फ्रांस में हाई कमिश्नर रह चुके हैं, सिंगापुर में रिटायर्ड करियर डिप्लोमेट हैं, प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी सर्व कर चुके हैं और करंटली चेयरमैन भी हैं ITPO के, जो ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है। और हमारे साथ इसलिए भी आज जुड़े हैं क्योंकि मैंने कहा कि इनकी अभी एक हाल में एक आर्टिकल आई थी जिसकी बहुत चर्चा है और चर्चा होनी भी चाहिए, जो हिंदुस्तान टाइम्स में आप पढ़ सकते हैं, जिसका शीर्षक है फैमिलियर इंटरवेंशंस इन एन अनसेटल्ड रीजन। और इसमें आपको जियो स्ट्रैटेजी, इतिहास, तमाम चीजों की एक इतनी बढ़िया लिंक मिलेगी कि ये हर स्कॉलर को एक डॉक्ट्रिन के तौर पर पढ़ना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं इस आर्टिकल पर बात करूं, एम्बेसडर अशरफ, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी मैं आपके शो पे आया हूं और इस हिंदुस्तान टाइम्स में जो मैंने एक आर्टिकल लिखा था उसकी चर्चा करने के लिए भी। पहले तो मैं अगर आपसे थोड़ी सी ताजा हालात पर बात कर लूं इस वक्त, कि ईरान में युद्ध जारी जिस तरीके से आज 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, और शुरुआत में जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे कि ये 1-2 हफ्ते की लड़ाई है, अब वो कह रहे हैं कि हम बॉम्ब करके जो आपको वापस स्टोन एज में, पाषाण युग में जो है हम आपको वापस भेज देंगे, ये 2-3 हफ्ते और चलेगा। आपकी करंट असेसमेंट क्या है एम्बेसडर अशरफ, जहां तक इस युद्ध की सिचुएशन की, युद्ध के मौजूदा हालात का सवाल है? देखिए, आपने कई बातें उठाई हैं उसमें। पहली बात तो ये है कि जैसे अनुमान लगाया गया था, मेरे ख्याल से कि ये 48 घंटे, अधिकतम 50-100 घंटे में ये समाप्त हो जाएगा। तो इसका कारण ये है कि हम अक्सर जो करना चाहते हैं तो अपनी असेसमेंट और इंटेलिजेंस उसी पे आधारित रखते हैं। ये बहुत बड़ी एक तरह से मानवीय कमज़ोरी होती है इंटेलिजेंस क्षेत्र में। तो शायद इनका अनुमान बिल्कुल ही गलत था और कोई भी व्यक्ति जो इसकी वॉर गेमिंग करता होगा, उसको तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर ईरान 40 साल से इस युद्ध में एक प्रकार से फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट में था, कई बार उसके साथ युद्ध भी हुआ, पिछले साल आपने देखा, तो उसने तैयारी भी की होगी। दूसरा, उस ज्योग्राफी का पूरा प्रयोग करेगा। देखिए, हर युद्ध में, केवल ईरान नहीं, हर युद्ध में पहाड़ का, नदी का, समुंदर का, अपने भूभाग में जो आपकी एडवांटेज होती है उसका सब कोई प्रयोग करता है। तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट पे उसने करना लाज़मी था, वो करेगा। और तो युद्ध की अभी आप जो हालात देख रहे हैं, 1 महीने से ऊपर हो चुका है। पहले सैनिक टारगेट्स थे, मिलिट्री टारगेट्स थे, उसके बाद कुछ सिविलियन टारगेट्स हुए दोनों पक्षों की तरफ से।
उसके बाद अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर जा रहे हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें अभी तक तो ये नहीं हुआ है कि डिसैलिनेशन प्लांट पे निरंतर उस पे अटैक हो। लेकिन कई सारी चीज़ें जो इंसान सोचता था और दुनिया सोचती थी कि उस पे अटैक नहीं होगा, वो हो रहे हैं। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, अब डिजिटल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रही है। आपने कल देखा ब्रिज पे हमला हुआ। तो जो जिस तरह से ये युद्ध बढ़ रहा है, उसके बारे में आगे किस तरह से ये बढ़ेगा, इसके बारे में सोचना मुश्किल है। लेकिन 2 बातें मैं कहना चाहूँगा इसमें। पहली बात ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल स्पीच दी है, उससे लोगों को पहले अपेक्षा थी कि शायद वो युद्ध विराम की ओर या युद्ध को डी-एस्केलेशन की ओर बात करेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन जब ये कहते हैं कि 2-3 हफ्ते तक ये समाप्त हो जाएगा और मैं उसको स्टोन एज में बॉम्ब कर दूँगा, तो ये एक प्रकार से पुरानी नीति है। आपने अफ़गानिस्तान में प्रेसिडेंट ओबामा को सर्ज करते देखा। सर्ज करके उन्होंने उसी समय कहा कि हम इस युद्ध को समाप्त कर देंगे। अफ़गानिस्तान में भी के बाद इराक में भी ऐसा हुआ जब यूएस को ऐसा लगा कि अब ये जो काउंटर टेररिज्म उनको और जिस तरह से इंसर्जेंसी का सामना करना पड़ रहा था, तो उन्होंने भी एक सर्ज किया और उसके बाद से वो वहाँ से विथड्रॉ किए। तो ये भी संभव है कि ये 2-3 हफ्तों में ये प्रयास करेंगे कि इस तरह से उसकी बर्बादी कर दें ईरान में कि उसको आने वाले समय में खड़ा होने में दिक्कत होगी। लेकिन आपको ये सोचना हो यूएस के लिए ये संभव है और आज यूएस में दूसरी चीज़ें हैं। हर युद्ध में के बाद यूएस में एक तनाव की पोलराइज़ेशन हो जाता है। इराक-ईरान वॉर के बाद आपने देखा बहुत बड़ा परिवर्तन आया, प्रेसिडेंट ओबामा आए युद्ध का विरोध करते हुए, हालाँकि उसके बाद क्या हुआ वो तो सब जानते हैं। तो ये ऐसा युद्ध है जिसमें लोग ये भी सवाल उठाएँगे कि अमेरिका पर इससे क्या स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट था या अमेरिका का इसमें ईरान ने अभी क्या किया था जिसके कारण आप इस युद्ध में फँस गए। तो अब महँगाई बढ़ रही है। तो जो आप देख रहे हैं उथल-पुथल हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उससे ये भी साबित होता है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें इस बात पे एकता नहीं है या समानता नहीं है कि इसको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। कंसल्टेशन भी नहीं हुआ। कांग्रेस के राइट। साथ तो छोड़िए, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी इस पे कंसल्टेशन नहीं हुआ। आने वाले समय में इनके एडवाइज़र ये भी चाहेंगे, जैसे चीफ ऑफ स्टाफ, उनका नवंबर इलेक्शन पे उनका ध्यान है, उनकी आँखें लड़ी हुई हैं। अब इस तरह से महँगाई बढ़ेगी या युद्ध में अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाएँगे और उनकी बॉडी बैग्स में वो वापस आएँगे या इनके सारे एलाइज़ से तनाव हो रहा है। तो इस स्थिति में शायद चुनाव में इनका बहुत नकारात्मक प्रभाव होगा इस युद्ध का, ये भी ध्यान में तो ये एक प्रेशर पॉइंट होगा उन पे। परंतु सबसे बड़ा सवाल ये है कि इज़राइल क्या इस बात को मानेगा आने वाले 2-3 हफ्ते में इस युद्ध को रोकने के लिए। कारण ये है कि इज़राइल के लिए एक ऑब्जेक्टिव उसकी जो है वो बड़ी स्पष्ट है। वो ऑब्जेक्टिव उसकी 3 है, या तो रेजिम चेंज हो जाए या ऐसी रेजिम आए जो या तो बहुत ही कमज़ोर हो या एक रेजिम जो इज़राइल के साथ और काम करने के लिए तैयार है, उसके लिए खतरा का ज़रिया ना हो। दूसरा, मिसाइल और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इस कदर इसको नष्ट कर दिया जाए कि आने वाले वक़्त में सदियों से मतलब दशकों में लग जाएँगे उसको वापस आने में। लेकिन तो एक बात ये है कि इज़राइल पे भी दबाव डालना होगा, क्योंकि अब जो इज़राइल और ईरान में तनाव हुआ है, वो एक नई सीमा पे पहुँच चुका है। क्या मतलब ईरान अशरफ, यहाँ नहीं, पर ईरान के लिए भी एक बहुत संकट का समय है क्योंकि क्या ईरान भी इस युद्ध को इस समय रोकना चाहेगा? सीज़ फायर कहेगा तो वो तो पुरानी वाली बात हो गई। वो जिसने जो कंडीशंस रखे हैं युद्ध रोकने के लिए, वो बड़ा स्पष्ट है कि वो एक नई स्थिति चाहता है और एक नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चाहता है इस भूभाग में, इस क्षेत्र में, गल्फ में, जिसमें उसको भी एक स्ट्रैटेजिक एश्योरेंस रहे, एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है। क्योंकि इस समय जिस तरह से युद्ध चल रहा है, उसको भी लगता है 1 साल 1 महीना तो हमने झेल लिया। सर्वाइवल एक तरह से विक्ट्री भी है उसके लिए
और एक तरह से आप देख रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक एडवांटेज उसकी तरफ चल रहा है। दुनिया की जो ओपिनियन है, वो भी निरंतर अब उस शिफ्ट हो रही है। तो इस हालात में उसके लिए भी केवल सीज़फायर मुश्किल है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि अगले 2-3 हफ्ते में युद्ध थोड़ी और इंटेंसिटी बढ़ेगी और नुकसान होगा हर तरफ, अरब देशों में भी हो रहा है, खाड़ी हुँ। देशों में भी होगा और ये इज़राइल ईरान में भी होगा। तो ये मेरे ख़्याल में भी स्थिति है। बहुत सारी बातें आपने महत्वपूर्ण रखी हैं यहाँ पर, कुछ थ्रेड्स को मैं पिकअप करूँगी यहाँ पर। एक आपने ब्रिज का ज़िक्र किया, दर्शकों जी। को बता दें कि इसके बारे में इसके पहले व्लॉग में ज़्यादा डिटेल्स हमने बताई हैं, वो आप देख सकते हैं। जो B1 ब्रिज है, कराच से लेकर ये नॉर्दर्न ईरान को कनेक्ट करता है और इसे कहा जाता है कि ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है इस क्षेत्र में। इसको आपने पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया। वैसे अशरफ, जैसा आपने कहा कि युद्ध में इंसान अपनी सारे साधनों का भी इस्तेमाल करता है और बहुत सारी ऐसी टारगेट्स है जिसको आप टारगेट बना लेते हैं, लेकिन जिसका असर सिविलियंस पर पड़ता है। जब आप देखते हैं कि एक यूनिवर्सिटी को बॉम्ब किया जा रहा है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट को असैसिनेट किया जा रहा है, ब्रिजेस को अटैक किया जा रहा है, इसकी जो आने वाले दिनों में अमेरिका की पॉलिटिक्स में आपने कहा कि वहां पर भी पोलराइजेशन देखने को मिलता है कि एंटी वॉर वाले स्लोगन्स होते हैं, लेकिन लार्जर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द रीजन, जब इस तरह की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको बहुत सारे लोग यही सवाल कर रहे हैं कि क्या ये वॉर क्राइम्स नहीं है, उसका आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं इन नहीं, फ्यूचर? आपने सही कहा। देखिए, जब ये युद्ध शुरू हुआ, तो पहला हमला जो इज़राइल और अमेरिका की तरफ से हुआ, वो सीधे उनके लीडरशिप पे हुआ। सीधे ये एक नई, मेरे ख़्याल से मैं एक नई चीज़ देख रहा हूँ युद्ध में। आने वाले समय में क्या, आजकल जब लॉन्ग रेंज प्रिसिशन मिसाइल्स हैं, तो क्या ये अब एक नई नॉर्मल है कि युद्ध शुरू हो सबसे पहले उनके लीडरशिप को निकाल दिया जाए? ये एक तरह से एक नई सोच उत्पन्न होती है और ये आजकल के समय में संभव भी हो गया है। तो ये शुरू से जिस प्रकार से हमला शुरू हुआ और जिस प्रकार से स्कूल पे अटैक हुआ, 168 बच्चे मारे गए और इज़राइल और यूएस की तरफ से, तो एक तरह से लाज़मी था, एक तो स्वाभाविक था कि ईरान भी रिएक्ट करेगा उसी प्रकार से। तो उसने भी पहले मिलिट्री बेसेस, मिलिट्री रेडार्स, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले निशाना बनाया। उसके बाद जैसे-जैसे उसके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सिविलियन यूनिवर्सिटीज़ पे, क्योंकि इन सब चीज़ों से एक नस्ल को ख़त्म करने की, एक आपकी नो-हाउ होती है, एक सोसाइटी की, एक कंट्री की जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, उसको भी आप समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिज है, आपने वो ब्रिज इंजीनियरिंग मार्वल ही नहीं है, ये पहाड़ी इलाके को जोड़ता भी है। तो आपने एक वहाँ के लिए भी, लोगों के लिए एक नई संकट क्रिएट की। तो मैं देख रहा हूँ कि अगर आप इसको बिल्कुल लीगल तरीके से देखें, तो इसमें वॉर क्राइम्स अवश्य होगा, लेकिन इसको कोई मानेगा नहीं, क्योंकि जिसके पास शक्ति होती है और जो इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करता है, वो इस बात को आने नहीं देगा। तो ईरान ने भी उसका जवाब दिया उसी प्रकार से। तो एक तरह से मैं देख रहा हूँ कि युद्ध जिस प्रकार से चल रहा है, और मैं एक बार तुलना करूँगा, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध था, तो हमारा उद्देश्य बहुत ही सीमित था कि हम टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को ही निशाना बनाएँगे और हमने अपनी फ़ौज को भी कहा था कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए थी। हालाँकि ये एक बहुत ही ऑपरेशनली बड़ा कॉम्प्लेक्स ये सिचुएशन था और ऑब्जेक्टिव थी। लेकिन एक ये दर्शाता है कि आप युद्ध में अपनी ऑब्जेक्टिव्स को इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, ताकि मिनिमम इम्पैक्ट हो, कम से कम असर हो सिविलियंस पॉपुलेशन पे, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप देखिए आने वाले समय में, इस समय पूरे दुनिया में आर्थिक समस्या बढ़ चुकी है। न केवल ऊर्जा की दृष्टि से देखें, मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से देखें, फूड सिक्योरिटी की दृष्टि से देखें, एम्प्लॉयमेंट के, महँगाई के हिसाब से देखें, और गरीब देशों के लिए तो बहुत बड़ी संकट है, जिसमें इससे कोई लेना-देना नहीं था। आज भारत में भी गरीब परिवारों में किचन में आपको अब गैस नहीं मिल रहा है, खाने की समस्या हो रही है, और तो ये अब का है। लेकिन जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हुआ है, उसको बनने में कई साल लगेंगे, और ये मैं कह रहा हूँ कि 5-10 साल तक, तो अगर युद्ध आज भी समाप्त होता है, इसका बहुत बड़ा
प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा पूरे विश्व पे, और ये बहुत गंभीर स्थिति है। लेकिन अभी और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, तो इसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है कि आने वाले समय में क्या होगा। और दूसरी बात ये है कि जो खाड़ी देश हैं, हम्म। उनके लिए ये बहुत लंबे स्तर के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि राइट। आज तक एक उनकी ऑयल और तेल और गैस के सेल के आधार पे उनकी समृद्धि हुई। दूसरा, एक विश्वास था विश्व में कि इन पर कोई आँच नहीं आएगी, क्षेत्र में जितना भी तनाव हो, उनकी प्रगति, उनकी बड़ी-बड़ी इमारतों की बुनियाद यही थी। अमेरिका की शील्ड है, अमेरिका की का प्रोटेक्शन है, अमेरिका के बल पे हम पर कोई असर नहीं आएगा, हम पे कोई आँच नहीं आएगी और शायद हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई अटैक नहीं करेगा। दुबई दुनिया का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, अबू धाबी देखें, सऊदी अरेबिया के बड़े-बड़े ख्वाब थे। कतर अपने पैसे के आधार पर पूरे दुनिया में काफ़ी प्रभावित हो चुका था। लेकिन आने वाले समय में क्या दुनिया के आर्थिक विश्वास इन क्षेत्र पे रहेंगे और उसका क्या असर होगा? तो ये कहना कि हम किसी अब कई बात उठती है कि भई किसी तरीके से ईरान को ख़त्म करना होगा तभी हम शांति यहाँ पे आएँगे, वो संभव नहीं है। तो आने वाले समय में इस भूभाग में जितने देश हैं, अरब देश हैं, खाड़ी देश हैं, इज़राइल है, ईरान को, उनको एक नए भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा और जिसमें जितनी अभी तक समस्याएँ जिनको सुलझाया नहीं गया है, पैलेस्टीन हो चाहे वो अरब शिया सुन्नी संबंध हो, अरब देश और ईरान के संबंध हो, इज़राइल ईरान के संबंध हो, इन सभी चीज़ों को एक तरह से समझौता कहीं न कहीं करना होगा और उसमें बाहरी देशों का शायद एक बैलेंस होना भी आवश्यक होगा। जो बड़े पावर्स हैं या उनका वहाँ मौजूदगी कम होगी और इनको, क्योंकि आप देखें 1956 के बाद ऐसे ही एक स्थिति आई थी सुएज़ कैनाल पे, जब यूके और ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने अरब इज़राइल के साथ मिलके इजिप्ट पे हमला किया था, क्योंकि इजिप्ट ने सुएज़ कैनाल को नेशनलाइज़ किया। उसमें अंत में यही हुआ कि यूके को वहाँ से विथड्रॉ करना पड़ा और वो माना जाता है एक ऐसा समय था जब ग्रेट ब्रिटेन अंतिम तरह से और फाइनली ब्रीदिंग इट्स वेस्ट ऑफ सुएज चला गया और उसकी जो वो लास्ट पिलर थी कॉलोनियल पावर की, वो वहाँ ख़त्म हुई। क्या ये समय आ गया है कि शायद अमेरिका के बेसिस, ये जो गल्फ़ के देश हैं, वहाँ कहें कि भई हमको अंत में पड़ोसी के साथ मिल के रहना होगा ही और हमें वैश्विक विश्वास अपने देशों में वापस लाना होगा। क्योंकि ये भी संभव है कि अगर ये तनाव चलता रहा और आने वाले युद्ध की श्रृंखला चलती रही, तो लोग गैस और तेल के और साधनों का और सोर्सेज़ का प्रयास करेंगे। रशिया एब्सोल्युटली, हम भी शायद साकिलिन से वहाँ से ज़्यादा लें, अफ्रीका में है। तो उनकी जो अभी जो स्थिति है, जो उनका पोज़ीशन है दुनिया में ऑयल और गैस ट्रेड में, वो वैसे कम होगा। फिर दुनिया कहेगी कि भाई रिन्यूएबल्स और न्यूक्लियर की तरफ बढ़ें, कम से कम हमें मतलब एनर्जी शॉक्स तो नहीं होगा जो हम कर सकते हैं। तो उनको अपने बारे में भी सोचना होगा कि क्या ये आगे वाले समय में क्या इस तरह की स्थिति से वो उनके हित में है, या उनको भी एक तरह से आने वाले समय में कहना होगा इज़राइल को और यूएस को कि आप दूर रहें, हमें भी एक समझौता करके रहना होगा। इनफैक्ट एम्बेसडर अशरफ, आपकी आर्टिकल में दो चीजों का जिक्र है जिसको कहीं ना कहीं हम इस आंसर से जोड़कर देख सकते हैं और थोड़ा सा और आपको कहेंगे इलैबोरेट करें। एक जिसमें आप कहते हैं, आप सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, पाकिस्तान, इन सब का हवाला देते हुए आप कहते हैं कि ये सारे जो युद्ध छेड़े गए अमेरिका की तरफ से, मिलिट्री इंटरवेंशंस हुई, सब में यूएन से कंसल्टेशन की बस प्रिटेंस दिखाई गई या तो नहीं लिया गया। और अमेरिका, ये सिर्फ ट्रम्प की ही बात नहीं है, अमेरिका इस तरह के हालात में जाता है बगैर सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंसेस की बात सोचे हुए। और दूसरी बात आप जो लिखते हैं, आप कहते हैं कि आपने 1979 रेवोल्यूशन का हवाला दिया, उसके पहले के इवेंट्स का हवाला दिया कि कैसे इन इवेंट्स ने इन अरब नेशंस और वेस्ट एशिया में जो रिश्ते हैं उनको एक रिलीजियस
राइवलरी से, जी, एक धर्म के आधार पर राइवलरी से हटा के जियोपॉलिटिकल राइवलरी बना दिया। तो ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, हैज अमेरिका नॉट थॉट थ्रू ये सेकेंडरी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लार्जर रीजन एंड द मुझे लगता अमेरिकन है सो कॉल्ड सिक्योरिटी अम्ब्रेला इन गल्फ? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्योंकि इसकी जो बुनियाद क्या थी? एक ये विश्वास कि ये तो वेनेज़ुएला की तरह या थोड़ी और मेहनत करके हम, और इनको ये लग रहा था कि पिछले साल जो 12 दिन के युद्ध हुए थे, 2025 में, शायद उनको लगा कि ये टेस्ट केस ऐसा है, जिसमें ईरान बिल्कुल वाक़ई में कमज़ोर हो गया। दूसरे, उनको ये विश्वास था कि पिछले कुछ सालों से ईरान के जितने भी वहाँ एलाइज़ थे, प्रॉक्सीज़ जो भी कहते हैं, हिज़्बुल्लाह है, हमास है, हूथीज़ है, वो भी कमज़ोर हो चुके हैं। तो इससे अच्छा मौका नहीं है कि इसमें एक बिल्कुल परिवर्तन कर दिया जाए रिजीम चेंज का। क्योंकि ख़ामेनी को मारने का मकसद क्या था? ख़ामेनी 86 साल के हो चुके थे। उनको मारने का मकसद ये था कि रिजीम कोलैप्स कर जाए, एक केओस हो वहाँ पे, और एक किसी तरीके से नई सरकार बनाया जाए, और फिर बाहर के पीस कीपिंग फोर्सेस आएँ वहाँ, और वहाँ पर एक स्टेबलाइज़ेशन। ये फ़ॉर्मूला बहुत सालों से चल रहा है, और ये फ़ॉर्मूला आपने देखा इसमें आपने अफ़गानिस्तान में देखा, जब सोवियत यूनियन ने हमला किया था और इन्वेड किया था अफ़गानिस्तान को, उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ने इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी का प्रयोग करके पाकिस्तान में उसकी बेस बना करके सोवियत यूनियन से लड़ा, और उसके कारण हमारे पूरे साउथ एशिया की सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बिल्कुल परिवर्तन हो गई है। आपको याद होगा कि जैसे-जैसे अफ़गानिस्तान का युद्ध ख़त्म हुआ, उसी समय कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ने लगे, और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिज़्बुल मुजाहिदीन ऐसे ग्रुप्स पैदा हुए, जो कश्मीर को भी एक धार्मिक लड़ाई के रूप में बदल दिया था। तो इस तरह से इसका एक प्रभाव जो हुआ, आज तक हम उसको भुगत रहे हैं। उसी तरह से आपने इराक में देखा, 2003 में युद्ध हुए, 6 हफ्ते में उन्होंने कहा हमने जीत हासिल कर ली है, 4 साल 5 साल फँसे रहे वहाँ पे। अफ़गानिस्तान में 9/11 के बाद किया, और अरबों रुपए, अरबों डॉलर्स खर्च किए, 4000 5000 सैनिक मारे गए, तहस-नहस हो गया, वापस तालिबान वहाँ पे है अफ़गानिस्तान में। आपने साहेल रीजन में देखा, लीबिया में गद्दाफ़ी को हटाया, फिर उसे बॉम्ब करके उसको मारा, और मैं बता रहा हूँ लिबिया बिल्कुल बिखर चुका है, अनस्टेबल हो चुका है, और जो साहिल रीजन है, जिसको नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका कहते हैं, फ्रैंकोफ़ोन रीजन है, वहाँ तो बिल्कुल आजकल के अस्थिरता का माहौल है, कू भी होते हैं, टेररिज़्म, इस्लामिस्ट टेररिज़्म भी वहाँ पे काफ़ी बढ़ चुका है। तो एक बार आप किसी चीज़ को तोड़ते हैं, उसकी डेब्रिस कहाँ फैलती है और किस तरह से फैलती है, उसका अनुमान लगाना पड़कर उनकी सोच ये, सीरिया में आप देखें, सीरिया में असद को हटाने के लिए बशर असद को भरपूर प्रयास किया गया। उसके बाद वहाँ पे आइसिस पैदा हुआ, अल-नुसरा फ्रंट पैदा हुआ, और उसी के लीडर को आज आपने वापस उसको वहाँ के राष्ट्रपति बनाया, उसका स्वागत हुआ, और उसको सूट टाई में आपने पहनना सिखाया, और यूएन उसको बुला रहे हैं अल-शरा को, यूएन ट्रंप बुला साहब रहे मिल रहे हैं, हैं वो उनसे। वाशिंगटन जा रहे हैं, हेड ऑफ स्टेट बनाया, बताइए। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से नीतियाँ होती हैं इनकी। तो ये जो मैं कह रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कई बार जो है, इनकी सोच मैंने देखा है, मेरा निजी अनुभव है, कई सालों मैंने अमेरिका के साथ भी डील किया है। तो निजी सोच में है कि मैं लीनियर सीक्वेंशियल अप्रोच रहता है उनका, कि एक काम कर लेते हैं, फिर आगे देखा जाएगा, उसका जो प्रभाव होगा उसको फिर हम उससे निपटेंगे, और इस तरह से ये एक तरह से श्रृंखला बन जाती है इन अस्थिरता की। मैंने आपने दूसरी बात कही, दुनिया को कई बार इतिहास याद नहीं रहता है उस भूभाग का, और 2 बड़े-बड़े मेरे ख़्याल से जो डेवलपमेंट्स हैं अरब उस क्षेत्र के, वेस्ट एशिया, गल्फ़ की, मिडल ईस्ट नहीं कहना चाहूँगा। एक तो ओटोमन एम्पायर जब समाप्त हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, तो वो एक बिल्कुल बिखर गया। उसके बाद आपने देखा फ्रांस और ब्रिटेन के माध्यम से एक नई पॉलिटिकल ज्योग्राफी बनी। ब्रिटेन ने फिर हाउस ऑफ साउथ को ये क्या सपोर्ट किया, हाउस ऑफ साउथ वहाबी इन्फ्लुएंस के लेके उन्होंने पूरे सऊदी
अरेबिया बनाया 1932 में उसकी स्थापना हुई और यमन को कई सालों से वो दशकों से प्रयास कर रहे थे कंट्रोल करने का, वो आज तक संभव नहीं हुआ। ब्रिटिश ने फिर ये सारे जो आपके गल्फ जीसीसी के छोटे-छोटे देश हैं, यूएई है, वो खुद कतर वगैरह वो स्थापित हुए। अब आप देखिए हाशिमाइट को उन्होंने हिजाज़ से जो मक्का मदीना जिसके कंट्रोल में था, हाशिमाइट को उन्होंने ट्रांसजॉर्डेनिया भेज के वहाँ जॉर्डन बनाया। और इससे उसके बाद फिर जब इज़राइल स्थापित हुआ वहाँ पे, तो एक ये नई वेरिएबल वहाँ आ गई और आज तक इज़राइल पैलेस्टीन इशू का समाधान नहीं हुआ है। और वो चाहे अरब के जो लीडर्स हैं वो जो भी सोचें, लेकिन जो स्ट्रीट है, जो आम आदमी है, उसके लिए ये बहुत ही इमोशनल सब्जेक्ट है। दूसरी बात आप देखें कि कोल्ड वॉर के दौरान ये भी एक प्रॉक्सी थिएटर रहा। फिर एक इस्लामिस्ट रेडिकलिज्म जो सलाफ़ी वहाबी मूवमेंट शुरू हुए, वो एक तरह से पोस्ट कॉलोनियल जो एक ये रीजन है, उसको ये 1940s के बाद से जब कॉलोनियलिज्म खत्म हुआ और जो ट्रेडिशनल पावर्स थे फ्रांस और ब्रिटेन वो थोड़ा विथड्रॉ किए, तो ये एक इस्लामिक वर्ल्ड के लिए बहुत नई स्थिति थी। कोई आपका एक यूनिफाइंग पावर नहीं रहा, कोई टेम्पोरल अथॉरिटी नहीं रही, सऊदी को कोई मानने वाला नहीं था कि ये हमारे टेम्पोरल अथॉरिटी हैं। और एक तरह से पहला जो रेडिकलिज्म शुरू हुआ, वो इन गवर्नमेंट्स के खिलाफ था, जो उनको वो मतलब वो मोनार्कीज़ हों, चाहे वो डिक्टेटरशिप्स हों। तो मुस्लिम ब्रदरहुड स्थापित हुई एज़ अ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, देन इट बिकेम अ मूवमेंट अगेंस्ट डिक्टेटरशिप। और सैयद कुतुब थे, उन्होंने किताब लिखी मुस्लिम ब्रदरहुड पे। उन्होंने कहा कि टू रिगेन द ग्लोरी ऑफ इस्लाम वी हैव टू गो बैक टू द एज ऑफ सलाफ्स व्हिच वाज़ अ मिसइंटरप्रिटेशन एंड देन यूज़ ऑफ फोर्स टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। तो ये सारी चीज़ें से एक चेंज आया। दूसरा इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ 1979 में, उसका कारण था, देखिए इस्लामिक रेवोल्यूशन वाज़ लाइक एन एंटी इंपीरियल मूवमेंट। 1953 में जब मोसादेक जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे ईरान के, जब उनको कू में सीआईए ने हटवाया क्योंकि उन्होंने ऑयल रिसोर्सेज को नेशनलाइज़ कर लिया था, तो उसके बाद से एक एंटी इंपीरियल सेंटिमेंट्स है। और मुझे याद है मैं बचपन में किसी समय ईरान गया था 1977 या 79 में, और रेवोल्यूशन के पहले मैंने इनइक्वालिटी देखी बहुत ज़्यादा। तो तेहरान का जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ तो लगता था कि आप एक लॉस एंजेलिस में हैं, दूसरी तरफ गुर्बत भी थी और एक फीलिंग थी कि ईरान एज़ अ सिविलाइज़ेशन पे दबाव कोई डाल रहा है यूएस। तो एक ये रिलीजियस भी था और एंटी इंपीरियल, तो स्वाभाविक था कि वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट की तरफ बन गया। खाड़ी देशों को ये लगने लगा कि इट इज़ अ रेवोल्यूशनरी एंटी स्टेटस कोइस्ट मूवमेंट। तो एक ये जो शिया सुन्नी डिफरेंस बहुत ज़्यादा पहले पॉलिटिकल कल्चर नहीं था, तो वो एक पॉलिटिकल टोन ले लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐतिहासिक स्तर पे देखें तो ऑटोमन अरब एक अलग स्फीयर था और तुर्को ईरानियन एक अलग स्फीयर था। एक ज़्यादा मैरीटाइम था, एक ज़्यादा कॉन्टिनेंटल था। भारत की ज़्यादातर जो नॉर्थ इंडिया की ज़्यादातर संबंध ये तुर्को ईरानियन इस्लामिक स्फीयर से थे और साउथ इंडिया की ज़्यादा थे ये गल्फ स्टेट से। तो ये एक अलग, मगर उसके बाद से ये सब जो आप देख रहे हैं, जब ये इसका एक पॉलिटिकल ये धारणा ले ली, तो उसके बाद से ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती रही। मेरा कहने का और दूसरा मतलब ये है कि अगर हम आज सोचते हैं कि इज़राइल और ईरान हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन रहे, ये भी गलत है। क्योंकि जब इज़राइल की स्थापना हुई, तो उनका सबसे ज़्यादा तनाव था अरब देशों से और शाह के ईरान और इज़राइल में काफ़ी सहयोग रहा। वो ईरान की डॉक्ट्रिन थी व्हाट इज़ कॉल्ड इज़राइल की पेरिफेरी डॉक्ट्रिन, कि अरब नेशनलिज़्म, नासिरिज़्म से उनको एक खतरा महसूस होता था। और आपको याद होगा कि अरब नेशनलिज़्म 1970s तक बहुत ही मज़बूत था। तो उस समय टर्की, ईरान, इथियोपिया ये इज़राइल के साथ सहयोग करते थे एज़ ए पेरिफेरी डॉक्ट्रिन। जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ
और शाह ईरान गए और फिर ये इस्लामिक रेजिम आई, तो भी ये कोऑपरेशन चलती रही। उसका कारण ये था कि तब इनको दोनों को सद्दाम हुसैन से खतरा था। तब तक सद्दाम हुसैन बाथ सोशलिस्ट पार्टी इराक के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने पैलेस्टीन की संघर्ष की ज़िम्मेदारी सँभाल ली। वो बड़े कठोर स्वर पे इसराइल के बारे में बात करते थे और 1980 में अमेरिका के प्रोत्साहन से और गल्फ़ देशों के प्रोत्साहन से उन्होंने ईरान के साथ युद्ध शुरू किया। 8 साल युद्ध चलता रहा। तो उस समय इज़राइल और ईरान में भी कोऑपरेशन रहा। फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे इराक भी कमज़ोर होता गया, सद्दाम हुसैन वो 2003 में ख़त्म हो गए और तब तक ईरान की भी शक्ति बढ़ती गई। उसके भी साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई, उसने भी काफ़ी प्रगति की। तो उसको इज़राइल को और अरब देशों को ये एक नया खतरा लगने लगा। अब आप देखिए इक्वेशन फ्रॉम कोऑपरेशन बिटवीन इज़राइल एंड ईरान, द कोऑपरेशन चेंज टू अरब कंट्रीज़ एंड इज़राइल। तो आज जैसे अब्राहम अकॉर्ड था, चाहे कोवर्ट कोऑपरेशन हो, जो भी हो। तो मेरे कहने का ये भी मतलब है, मैं इन चीज़ों के इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि ये रेगिस्तान के जो ये है अपने बालू हैं, वो इस तरह से सैंड्स ऑफ वेस्ट एशिया जो शिफ्ट करते रहती है, तो उसमें आने वाले समय में ये क्या दिशा लेगी, ये इस समय कहना मुश्किल है। या तो हम निरंतर ये क्षेत्र एक युद्ध में फंसा रहे, तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मतलब एक और तरीके से ये वेस्ट एशिया का अफगानिस्तान बनता हुआ देख रहे हैं आप, एक फॉरएवर वॉर जिसका आप जिक्र करते हैं। ये फॉरएवर वॉर अगर नहीं, तो यहीं पे लोगों को समझदारी दिखानी होगी और इसके लिए एक वैश्विक स्तर पे भी एक प्रयास होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं यूरोप अब इसका भले अब यूरोप अमेरिका का साथ नहीं दे रहा है। पिछले दिन मैंने पढ़ा जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक जो प्रपोज़ल था रेज़ोल्यूशन का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फ़ोर्स के द्वारा खोलने का, उसको न केवल चीन और रशिया बल्कि फ्रांस ने भी उसका विरोध किया, वीटो करने की धमकी दी, तो वो आगे नहीं बढ़ा। तो दुनिया की सेंटिमेंट्स बदल रही है, लोग चाहते हैं ये ख़त्म हो। लेकिन मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ जिसके बारे में आने वाले समय में लिखूँगा भी, कि साउथ ईस्ट एशिया को आप देखें, उसको भी 1940 पिछले सेंचुरी के 1940s के दशक में कॉलोनियलिज़्म ख़त्म हुआ, कोल्ड वॉर शुरू हुआ, कोल्ड वॉर में पक्षपात हुआ और वियतनाम युद्ध चला। उसके बाद से आपस में भी कंबोडिया में आपको याद होगा, कंबोडिया वियतनाम में लड़ाई हुई, कंबोडिया में इस तरह से सिविल वॉर हुआ जिसमें लाखों के तादाद में लोग मारे गए। लेकिन आज आप देखें कितनी विविधता है साउथ ईस्ट एशिया में, धर्म की विविधता है, साइज़ की विविधता है, पॉपुलेशन की विविधता है। एक तरफ ब्रुनाई है, कई लाख लोग हैं, एक तरफ इंडोनेशिया है जहाँ 250 मिलियन पीपल आर देयर, कई धर्म हैं और इसके बावजूद भी उन्होंने एक रीजनल कॉम्पैक्ट स्थापित किया है, आपसी विवादों को सुलझाने का प्रयास किया है और एक स्थिरता का वातावरण बनाया है, जिसमें उन्होंने पक्षपात लेने से इनकार कर दिया है। और आज वहाँ पे चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो अमेरिका के साथ भी, भारत के साथ भी, यूरोपियन यूनियन के साथ भी मिलके काम करते हैं और आपस में उन्होंने आसियान फ्री ट्रेड एरिया बनाया है, 664 करोड़ लोग हैं। तो एक आपके सामने एक उदाहरण है, जहाँ पे पहले भी युद्ध था और वो भी गल्फ़ की तरह एक क्रॉसरोड्स पे है। दुनिया के ट्रेड और माइग्रेशन क्रॉसरोड्स पे हमेशा रहा है। तो क्या एक इस भविष्य की तरफ जाएगा या एक निरंतर फॉरएवर वॉर के भविष्य की तरफ जाएगा? तो ये तो एक अभी भी सोच होती है, युद्ध क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि हम मिसजजमेंट और मिसकैल्कुलेशन का हमारा एस्केलेशन होते रहता है और हम ये सोचते हैं कि चलो एक और धक्का मारते हैं, ये गिर जाएगा, या उसको यहाँ मारते हैं, ये ठंडा हो जाएगा और यहाँ से रिएक्शन होता है, फिर ये अनकंट्रोल्ड तरीके से आगे बढ़ता है।
तो इनको एक समय आ गया है, ये भी मान लेने का कि इतनी इतनी इतने जो नष्ट हुए, इज़राइल में भी बहुत ज़्यादा, शायद इज़राइल के लोगों को भी लगने लगा होगा कि क्या जिस देश की स्थापना के बाद हमें ये महसूस हो रहा था कि हम यहाँ अब हमेशा के लिए सुरक्षित हैं, क्या हम वाक़ई में सुरक्षित हैं? गल्फ़ देशों को ये सोचना होगा कि हमारी प्रगति, हमारी सुरक्षा, हमारी स्थिरता, हमारी शांति की बुनियाद जिस पे हम चल रहे थे, वो बुनियाद कमज़ोरी नहीं बल्कि ख़त्म हो चुकी है। ईरान को भी कुछ सोचना होगा आने वाले समय के लिए कि वो किस प्रकार से पड़ोसी देशों के साथ और इज़राइल के को भी मान के एक तरह से फ्यूचर में आगे बढ़े, और ये समय आ गया है जो इज़राइल और पैलेस्टीन के एक के टू स्टेट सॉल्यूशन है, अब उसको स्थापित करना होगा। ये इज़राइल के भी इंटरेस्ट में है, क्योंकि जिस प्रकार से दुनिया का मूड इज़राइल के प्रति चेंज कर रहा है, बदल रहा है, इज़राइल को इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि एक समय पूरा विश्व उसको एक विक्टिम मानता था, लेकिन आज वो एक तरह से प्रेडेटर भी मानने लगा है। वो सोच रहा है, वो लोग देख रहे हैं कि डिस्प्रपोर्शनेट अटैक फॉरएवर वो इज़राइल की चिंताओं को भी दुनिया को ध्यान में रखना चाहिए। एक एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी है, उनको लगता है क्या हम आने वाले वक़्त में सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन इस युद्ध ने स्थापित कर दिया है कि युद्ध इस क्षेत्र को बिल्कुल ही बर्बाद कर देगा। यहाँ पर एम्बेसडर जावेद अशरफ के साथ ये पूरी बातचीत, इसका पहला भाग आप आज देख रहे हैं, दूसरा भाग आप कल इसी वक्त यानी कि शाम 7:30 बजे देखेंगे, और पूरी बातचीत आप रविवार को एक साथ मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।